हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे टेक्निकल आर्ट यानी कि ज्योमेट्रिकल आर्ट, जिसे आप प्राविधिक कला भी कहते हैं, उसके कुछ चुनिंदा प्रश्नों को। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सदस्य हैं वे बोल रहे थे कि पेपर नज़दीक आने वाला है और टेक्निकल आर्ट पे भी आप कुछ क्वेश्चन लेके आइएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे टेक्निकल आर्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी पुराने वीडियो जो हैं वो उनमें आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन मैं साथ ही कुछ नए प्रश्नों को भी लेकर आपके सामने आज आया हूँ। और आज का पहला प्रश्न है, वह ठोस जिसका आधार एक वर्ग है और वह वर्ग की प्रत्येक भुजा पर 4 आयत बनाता है, क्या कहलाता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। वह ठोस जिसका आधार एक वर्ग है और वह वर्ग की प्रत्येक भुजा पर 4 आयत बनाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है वर्गाकार समपार्श्व। तो अब आप देखते हैं ये चित्र, जिसमें ये जो ग्रीन कलर है और पीछे वाला भाग ये वर्ग हैं और इसके आजू बाजू के जो 4 हैं वो आयत हैं। तो ये वर्गाकार समपार्श्व कहलाता है। तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे वस्तुएं जिनमें 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा मोटाई हो कहलाती है? द्रव, ठोस, गैस या उपरोक्त सभी? तो ये बहुत ही आसान है और इसका सही जवाब है ठोस, यानी कि सॉलिड। तीसरा प्रश्न है, ठोस वस्तुओं के प्रत्येक तल को क्या कहते हैं? समतल, फलक, कोर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ठोस वस्तुओं के जो प्रत्येक तल को फलक कहते हैं, यानी कि फेस कहा जाता है। हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो हर वस्तु में फलक होती है। अब देखते हैं ये चित्र, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट के फेस दिखाए हैं और अलग अलग कलर से हमने आपको अलग अलग फेस दिखाया है। तो आई होप आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि फलक और फेस क्या होते हैं। चौथा प्रश्न है, ठोस वस्तु के 2 फलक जिस स्थान पर मिलते हैं वह ठोस वस्तु की डैश कहलाती है? कोर, फलक, समतल या सूची स्तंभ? तो ठोस वस्तु के 2 फलक यानी कि 2 फेस जहाँ पर मिलते हैं वह ठोस वस्तु की कोर कहलाती है। ठीक है, अब आपको ये चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ। अब आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग फेस नज़र आ रहे होंगे, फलक नज़र आ रहे होंगे और जहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं, देखिए ब्राउन वाला ग्रीन के साथ में जहाँ पे जुड़ रहा है वो उसका एज हो गया, यानी कि उसका कोर हो गया। तो आप सवाल को समझ चुके होंगे। 5वां सवाल है, ठोस वस्तुओं की सीमा को क्या कहते हैं? ठोस वस्तुओं की सीमा को क्या कहते हैं? समतल, कोर, फलक या ठोस? तो कोर और फलक आपको समझ में आ गया, तो ठोस वस्तुओं की सीमा को समतल कहते हैं। 6वां प्रश्न है, वह ठोस जिसका आधार एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा पर 4 त्रिभुज बनते हैं कहलाता है? वर्गाकार सूची स्तंभ, बेलन, पंचभुजाकार सूची स्तंभ या शंकु? तो इसका सही उत्तर हो जाता है वर्गाकार सूची स्तंभ। अब देखिए आप इस चित्र को, यहाँ पर आपको धरातल पे यानी कि तल पे एक वर्ग दिख रहा होगा और इसकी चारों भुजाओं पे 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। तो यह है वर्गाकार सूची स्तंभ। 7वां सवाल देखते हैं, वह ठोस जो 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरा हो क्या कहलाता है? वह ठोस जो 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरा हो क्या कहलाता है? समपार्श्व, घन, षटकोण या सूची स्तंभ? तो जो 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरा हो वह कहलाता है घन, यानी कि क्यूब। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें 6 फलक हैं यानी कि फेस हैं। तो ये क्या है? एक घन है, यानी कि एक क्यूब है। 8वां प्रश्न देखते हैं, वह ठोस जिसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा पर एक
त्रिभुज बनता है कहलाता है वर्गाकार सूची स्तंभ, त्रिभुजाकार सूची स्तंभ, त्रिभुज या सूची स्तंभ। तो जिस के आधार पर त्रिभुज हो और प्रत्येक भुजा पर एक त्रिभुज बनता हो उस आकृति को कहते हैं त्रिभुजाकार सूची स्तंभ। अब आप इस आकृति को देखिए, इसके तल पर एक त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा से एक त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कहलाता है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। अक्षर W लिखने के लिए क्या अनुपात होता है? ये आपके अक्षर लेखन से है। अक्षर W लिखने के लिए क्या अनुपात होता है? 7:1, 7:3, 7:4 या 7:5। तो W जो लिखा जाता है वह 7:5 में लिखा जाता है। अगर आपको ये अनुपात कैसे पता करें या कैसे अनुपात निकाले जाते हैं तो आप हमारे चैनल के पुराने वीडियो जो टेक्निकल आर्ट वाले हैं अक्षर लेखन के, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अनुपात में ग्राफ के ऊपर लिखा जाता है। 10वां प्रश्न है, सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो जो सेट स्क्वायर होते हैं ये समानांतर लाइनों को खींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं और इसके जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिए हमारे पास दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो अब आप देखिए इस चित्र को देखिए, जो छोटा वाला है उसका एक कोण होता है 90 डिग्री का और बाकी की दो कोण होते हैं 45 डिग्री के। तो इनका तीनों का टोटल बन जाता है 180। दूसरे वाला जो सेट स्क्वायर होता है बड़ा वाला, उसका एक कोण होता है 90 डिग्री का और उसके जो दो कोण अन्य होते हैं, एक कोण होता है उसमें 60 डिग्री का और एक होता है 30 डिग्री का। तो इनका भी टोटल कितना हो जाता है 180 डिग्री। इसलिए सेट स्क्वायर के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। 11वां प्रश्न देखते हैं, अनियमित वक्र को और किस नाम से जाना जाता है? स्पेनिश कर्व, फ्रेंच कर्व, इंडियन कर्व या उपरोक्त सभी। तो जो अनियमित वक्र होता है इसे फ्रेंच कर्व के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए इस चित्र में किस प्रकार से ये फ्रेंच कर्व हमें दिखता है और काफ़ी सदस्यों की मांग थी कि ये अनियमित वक्र क्या होता है। तो अनियमित वक्र कैसा दिखता है, क्योंकि अमूमन हम जो काम करते हैं या अभी तक हमने जितना टेक्निकल आर्ट में काम किया होगा उसमें हमने बहुत सारे टूल्स जो ऐसे हैं जो हमने देखे भी नहीं हैं। उन्हीं में से एक होता है फ्रेंच कर्व भी। तो जिन्होंने इसका उपयोग किया होगा वो तो उसको जानते हैं, लेकिन जिन्होंने इसका उपयोग नहीं किया या इस उपकरण को नहीं देखा वे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब आपको फ्रेंच कर्व या अनियमित वक्र के बारे में पता चल गया होगा। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, अनियमित वक्र का क्या उपयोग है? चित्र तो आपने देख लिया, इसका उपयोग कैसे होता है? तो देखिए सर्कल के लिए, चाप के लिए, एक सतत घुमावदार रेखा हेतु या उपरोक्त सभी के लिए। तो जो अनियमित वक्र होता है यह एक सतत घुमावदार रेखा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, रेखाओं और कोणों की सही माप को मापने के लिए प्रयोग होता है कंपास का, प्रोट्रैक्टर का, डिवाइडर का या स्पायरोग्राफ का। रेखाओं और कोणों की जो सही माप यानी कि शुद्ध माप के लिए जो प्रयोग किया जाता है जो उपकरण, उसे कहते हैं डिवाइडर। अब आप कह सकते हैं कि रेखाओं को नापने के लिए तो फीटा है, स्केल है, उससे भी नापा जा सकता है, लेकिन जो डिवाइडर होता है इससे बिल्कुल शुद्ध माप निकाली जाती है और बहुत ही जल्दी निकाल दी जाती है। यानी कि स्केल में हमें काफ़ी समय लगता है, उसको लाइन के ऊपर रखना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक सिरा आप एक उस लाइन के स्टार्ट पॉइंट पर रख दीजिए और दूसरा सिरा उसके एंड पॉइंट में रख दीजिए, तो आपको उस रेखा की लंबाई पता चल जाती है, यानी कि शुद्ध माप पता चल जाती है और आप इसका कंपैरिजन किसी दूसरी रेखा के ऊपर रख करके कर सकते हैं कि वो रेखा बड़ी है या छोटी है। तो ये बहुत ही शुद्ध तरीका होता है। 14वां प्रश्न है, समतल ज्यामिति को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प देखिए 2, 4, 6 या
8 भागों में। तो समतल ज्यामिति को 2 भागों में बांटा गया है। तो समतल ज्यामिति को 2 भागों में बांटा गया है, निर्मेय और प्रमेय में। 15वां सवाल देखते हैं, ज्यामिति को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 7 या 9 भागों में। तो जो ज्यामिति है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है, समतल ज्यामिति और ठोस ज्यामिति। 16वां प्रश्न देखते हैं, अभिष्ट रेखा खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? HB, 2B, H या 2H का? तो अभिष्ट रेखा को खींचने के लिए जिस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है वह है HB पेंसिल। विकल्प ए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, तिरछे अक्षरों को लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने डिग्री होता है? 70 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री? तो जो तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं जिन्हें हम इटैलिक कहते हैं, वे झुके होते हैं 75 डिग्री के एंगल में। विकल्प भी सही हो जाता है। 18वां प्रश्न है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक माप वाले कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, अधिक कोण, न्यून कोण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक माप वाले कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल भी हो जाएंगे। तो जो कोण वाले सवाल हैं, जो कोण हैं, जितने भी कोण हमने अभी तक पढ़े हैं, इन सब के बारे में आप जानकारी बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि कोणों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। 19वां प्रश्न है, एक बेलन का एक सिरा वृत्ताकार होगा तो दूसरा कैसा होगा? वृत्ताकार, शंक्वाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? तो एक बेलन का एक सिरा अगर वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार होगा। अब आप इस चित्र में देखिए, पहला सिरा वृत्ताकार है तो नीचे का सिरा भी वृत्ताकार होगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, किसी ब्लॉक अक्षर की छाया किस दिशा में दिखाना असंभव है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी ब्लॉक अक्षर की छाया किस दिशा में दिखाना असंभव है? दाएं, नीचे, बाएं या ऊपर से नीचे? तो ऊपर से नीचे जो ब्लॉक अक्षर हैं उनको अगर हम शैडो दिखाते हैं, उनकी शेड दिखाते हैं, तो ऊपर से नीचे दिखाना असंभव है। आप दाएं बाएं दिखा सकते हैं शेडिंग को, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं दिखा पाएंगे। प्रश्न संख्या 21 देखिए, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जो दीर्घवृत्त होता है इसमें 2 नाभियां होती हैं, यानी कि 2 सेंटर होते हैं इसके। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, मापदर्शक रेखा के सिरे कैसे बनाए जाते हैं? मापदर्शक रेखा के सिरे कैसे बनाए जाते हैं? क्रॉस, मोटे निशान, तीर के निशान में या रेखा को काटते हुए? तो जो मापदर्शक रेखा होती है उसके सिरे बनाए जाते हैं तीर के निशान में, यानी कि एरो में। तो आप देखते होंगे कि जो कहीं पर मार्गदर्शन के लिए जो पॉइंट बनाए जाते हैं, साइन बोर्ड बनाए जाते हैं, उसमें भी तीर के निशान वाली रेखाएं बनाई जाती हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं, रोमन शैली के अक्षरों के सब डंडे रहते हैं ऊपर से पतले, ऊपर से मोटे, असमान मोटाई में या समान मोटाई में? तो जो रोमन शैली के अक्षर होते हैं इनके सब डंडे रहते हैं असमान मोटाई में। विकल्प सी सही हो जाता है। 24वां प्रश्न है, तिरछे अक्षर लेखन शैली को क्या कहते हैं? ये काफ़ी सरल प्रश्न है, लेकिन ये आ सकता है, तो सरल प्रश्नों को भी आप इग्नोर ना कीजिएगा। तिरछे अक्षर लेखन शैली को क्या कहते हैं? रोमन, गॉथिक, बोल्ड या इटैलिक? तो तिरछे अक्षर लेखन शैली को इटैलिक कहते हैं। विकल्प डी सही हो जाता है। 25वां प्रश्न देखिए, साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या समषट्भुज? तो साधारण ईंट का जो सम्मुख दृश्य होता है वह होता है आयताकार। विकल्प बी सही हो जाता है।
पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, किस कलाकार के चित्र मीरा का मेवाड़ त्याग को यूनेस्को द्वारा सारे विश्व में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उस चित्र को चीन को भेंट किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी यानी JM अहिवासी। और सबसे पहले जवाब दिया है सुभाष गिरी चंपावत से, उपासना सिंह, खुशबू सिंह, विनोद चौहान उत्तरकाशी से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, उज्जवल गुर्जर हरिद्वार से, वंदना उत्तर प्रदेश, रामवीर सिंह उत्तरकाशी, सतीश चंद्र इलाहाबाद से, रेणु दोसाद गरुड़ बागेश्वर से, नीतू नेगी गोपेश्वर, जयपाल सिंह दोसाद बागेश्वर, पूजा कर्णवाल रुड़की, स्वाति रावत कोटद्वार, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश से, रचना बागची बरेली, नीतू शाक्या मैनपुरी, प्रीति सरोज जौनपुर, प्रियंका चौहान उत्तरकाशी, कविता देहरादून, नितिन सैनी रुड़की, महिमा द्विवेदी चंदौली उत्तर प्रदेश से, अरुण पांडे गोरखपुर, सुनील कुमार, अवनीश चौधरी, प्रियंका बोरा मिर्थी, अनुभव देहरादून, नवनीत कुमार यादव जौनपुर, बनीता ढोंडियाल हरिद्वार, हर्ष कुशवाहा, शांति तिवारी इलाहाबाद, गुंजन मौर्य लखनऊ, शगुफ्ता खानम मेरठ, राधा भट्ट दिल्ली, जगदीश रावत देहरादून, सुनील कुमार और सोनम नैनीताल से। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप आगामी परीक्षाओं में भी इसी तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते रहें। और आज के अंक का सवाल है, पिक्टोग्राफ क्या है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, पिक्टोग्राफ क्या है? तो जब भी आप इसका आंसर दें तो अपनी जगह का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।